हेलो एवरीवन। हम लोग ऑप्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक रह गया था, वो आज खत्म कर रहे हैं। तो वो टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म देखिए क्या होता है। तो ये हमारा लेक्चर 12 है, जिसमें हम लोग प्रिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिज्म देखिए होता क्या है। कोई ग्लास का ऐसा अगर हम सॉलिड सरफेस ले लें, सॉलिड ट्रायंगुलर शेप ले लें अगर एक, तो देखिए अगर हम लोग कुछ ऐसा ले लें जहां पे ये देखिए ट्रायंगुलर शेप का है और सॉलिड ग्लास का बना हुआ है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सामने से देखें तो इसका कुछ शेप ऐसा बस दिख रहा होगा ना, हमें सामने से ऐसे ट्रायंगुलर दिख रहा होगा। फिर इसमें हम लोग कुछ नेमिंग यूज करते हैं। जैसे ये जो दो सरफेस है ना, ये जो ऐसे स्लैंट वाले दो सरफेस है, इन पे अगर रे आके गिर रही है, जैसे रे इस पे आके गिर रही है और कहीं इधर से निकल रही है, तो जिन दो सरफेस पे लाइट आके गिरती है, जैसे इस पे आके गिरी और बाद में इधर से निकली, तो उन दो सरफेस को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, क्योंकि वहां से लाइट रिफ्रैक्ट होकर निकलेगी। और उनके बीच में ये जो एंगल होगा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, इसको हम नाम देंगे प्रिज्म एंगल। ये ए से जिसको दिखाया गया है दैट इज प्रिज्म एंगल। और एंगल ए के जो अपोजिट वाली साइड होगी ना, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रिज्म एंगल मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हो सकता है कि लाइट इस पे आके गिर रही है, फिर रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से निकल रही है। अगर ये दो सरफेस यूज हो रहे हैं तो ये प्रिज्म एंगल हो जाएगा और इसके सामने वाली साइड बेस हो जाएगी ना। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना, हमेशा ध्यान रखना है कि सिचुएशन क्या है, कौन से दो सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। उन दो सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो प्रिज्म एंगल, और उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर कोई प्रिज्म पे मोनोक्रोमैटिक लाइट आके गिरे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आके गिरे, जैसे मान लीजिए केवल रेड लाइट या केवल येलो लाइट, कोई एक कलर की लाइट, तो उसमें क्या होगा हमें वो देखना है। फिर हम बाद में देखेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट में हमें पता है कि 7 कलर्स इंक्लूडेड है, तो उनका क्या होगा। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में केवल मोनोक्रोमैटिक लाइट पढ़ेंगे। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर। फिर इसके बाद इस चैप्टर के अंत में हम लोग डिस्पर्सन करके एक टॉपिक देखेंगे, डिस्पर्सन। उसमें हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा कलर की लाइट आ रही है तो कैसे प्रिज्म उनको डिस्पर्स कर देगा। बट अभी हम इसमें केवल मोनोक्रोमैटिक लाइट का क्या होगा वो देख। तो उसके लिए हमने जैसे ये सिचुएशन ले ली जिसमें कोई लाइट आ रही है और ये ऐसे यहाँ पर आई, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर अंदर गई, फिर इधर से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ गई। तो इस लाइट रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो बाहर आ रही है इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट। अब ये जिस सरफेस पे आके गिरी वहां पे ऐसे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जिसको n1 बोल रहे हैं, और एक n2 ड्रॉ कर लिया ना, ये दोनों n1 और n2 नॉर्मल है। तो n1 के साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो हमारा एंगल आई बोल दिया गया है ना, इंसिडेंस एंगल। और बाहर वाली इमर्जेंट रे जो एंगल बना रही है उसको कुछ ई बोल दिया गया। अब देखिए ये नॉर्मल ऐसे अंदर तक की जा रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये एंगल आर है। और ये यहाँ पे इसको हमने R1 बोला है, R1, और इधर वाले को R2 बोला। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है मेनली, कि जैसे ये रे आ रही थी तो ये रे एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे गई, यहाँ पे देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे जाना था बट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर यहाँ पे जब आई, अब फिर वो नॉर्मल से अवे हुई और ऐसे गई। तो अगर हम इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करें, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, तो ये देख रहे हैं आप इतने एंगल से आप बोलेंगे ये रे रोटेट हो गई, डेविएट हो गई। डेविएशन का डायरेक्शन किधर है इस सिचुएशन में, क्लॉकवाइज। ऐसे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इस टाइम पे डेविएशन। तो हमें ये डेविएशन मेनली पढ़ना है कि ये डेविएशन कितना प्रिज्म लाता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग ये सॉल्व करेंगे कि डेविएशन की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे अगर एक ट्रायंग ये क्वाड्रिलेटरल ले लें ए बी, इसको ए बोला गया, ये प्रिज्म एंगल ए है, और इस साइड को ए बोला गया, यहाँ ये जो वर्टेक्स है बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये देख रहे हैं n1 क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल बी क्या बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल का, 90 डिग्री।
सेम वे में N2 परपेंडिकुलर है तो एंगल डी भी हम बोलेंगे 90 डिग्री। एंगल बी और डी 90, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी ये चारों एंगल का सम कितना होगा 360। अगर दो एंगल बी और डी का सम 90 90 180 हो गया ना, ये 90 90 है दोनों, तो अब ए और सी का सम कितना आ जाएगा 180, तभी पूरा मिला करके 360 हो पाएगा। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई, ये प्रिज्म एंगल और ये जो एंगल सी है यहाँ पे एंगल, उन दोनों का सम 180। फिर अगर हम ट्रायंगल बी डी सी ये बी सी डी देखें, उस बी सी डी ट्रायंगल में आप देखेंगे एंगल बी जो होगा, एंगल सी और एंगल डी तीनों का सम 180 हम बोल सकते हैं। एंगल बी क्या बोलेंगे इस ट्रायंगल में R1, ये R2 और ये एंगल सी, ये आ गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो बस इसमें ए की जगह R1 R2 लिखा है। R1 R2 में एक में सी ऐड कर रहे हैं, एक में ए में सी ऐड कर रहे हैं, तो कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू जो होगी प्रिज्म एंगल होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। अब देखिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखने हैं। एक तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, R1 और R2 का सम क्या होगा। फिर दूसरा फॉर्मूला रहेगा ये इंसिडेंस एंगल और ये इमरजेंस एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा। हमें ये दो फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखने हैं। एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि इस सिचुएशन में ये रे फाइनली बाहर आ गई है। कई बार यहाँ पे TIR भी होगा इस सरफेस पे, लेकिन हमेशा ये जो R1 R2 का सम होगा वो हमेशा ए आएगा, चाहे रे बाहर आए या यहाँ पे अंदर TIR हो। क्योंकि अभी देखिए ये रे यहाँ से बाहर गई, इस चीज का हमने यहाँ पे प्रूव करने में कहीं यूज नहीं किया है। तो ये R1 प्लस R2 का सम हमेशा प्रिज्म एंगल होगा। इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि रे बाहर जा रही है या प्रिज्म के सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं, ये हमेशा हो। अब हम लोग अगला I प्लस ई का सम देखते हैं जो कितना होगा। तो हमने उसके लिए ट्रायंगल ई बी डी ले लिया ना, देखिए ये ट्रायंगल ये वाला पॉइंट को ई बोला गया है, ये ई है, ये बी है, ये डी है। तो ई बी डी में ये देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो डेल्टा का सम होगा वो क्या होगा, ये अंदर वाला एंगल बी और एंगल डी का सम, यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल बी और एंगल डी का। अब हमें पता है ये अगर एंगल आई है तो ये पूरा अपोजिट एंगल आई होगा, पूरा आई होगा, ये R1 है तो इतना एंगल कितना बचेगा I माइनस R1। सेम वे में इधर निकालेंगे तो E माइनस R2, इन दोनों का सम कर दिया है, एंगल बी और डी का सम, तो ये ऐसे आया। अब R1 R2 की सम की जगह हम ए लिख देंगे, तो I प्लस ई का सम कितना आया A प्लस डेल्टा। ए को इस साइड कर लीजिए ना, हमेशा आपको ऐसे ध्यान रखना है, I प्लस ई का सम A प्लस डेल्टा होगा और R1 प्लस R2 का सम ए होगा। ये दो फॉर्मूले हमारे बेसिक हैं, प्रिज्म में हमेशा ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ते हैं, जिनको आपको एकदम ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वो रे बाहर आ रही है, ये वाला हमेशा वैलिड है, अंदर टकरा रही है सेकेंड सरफेस से तो भी लगाए। तो हमने ऐसे दोनों एंगल का सम देख लिया और आई और ई का सम देख लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे उनको आपस में चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम रे को ऐसे लेके आते, ये उल्टा कर दें पाथ, ये इंसिडेंट रे हो जाता, फिर ये ऐसे जाता और ये इधर से बाहर चला जाता। उस केस में डेविएशन कितना बोलते हैं, अगर मैं इसको आगे को एक्सटेंड कर दूं और इसको एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे डेविएशन आता। वो डेविएशन और ये डेविएशन अपोजिट एंगल होते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में डेविएशन सेम मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं लिख देता हूँ ना, अगर मैं इधर को इंसिडेंट रे कर देता, रे इधर से आ रही होती तो वो फिर ऐसे जाती, तो उस सिचुएशन में ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे ये हमारा उस सिचुएशन में डेविएशन हो जाता है। आप देख रहे हैं दोनों सिचुएशन में ये डेविएशन, ये अपोजिट एंगल है, ये सेम एंगल। सेम एंगल इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आई को ई से इंटरचेंज कर दूं, जो ई एंगल है वो इधर रख लूं और फिर इसको लेके आऊं, तो भी आप देखेंगे सेम डेविएशन मिलेगा। है? हमें यहाँ डेविएशन में क्या मिल रहा है, आई प्लस ई का सम ए है। अगर आई की जगह ई ले लूं तो इधर आई आ जाएगा इस सिचुएशन में, तो इधर से ई एंगल पे आ रहा होगा तो इधर आई एंगल आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा और डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब हर एक डेविएशन के लिए इधर से यहाँ पे जो हर एक डेविएशन के लिए ये जो डेविएशन है इसके लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। आप आई की जगह ई जो इधर है उस ई एंगल पे इधर से रे लेके आओ तो भी आपको सेम डेविएशन मिलेगा।
तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो भी डेविएशन सेम हो। तो इसका मतलब क्या निकला कि दैट मीन फॉर एवरी डेविएशन देयर विल बी टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंड डी। अब अगर हम डेविएशन को आई के साथ उसका रिलेशन देखें, हमें पता है कि देखिए हम ई की वैल्यू भी आई के टर्म में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं पहले वाले सरफेस, देखिए पहले वाला जो सरफेस है यहाँ, अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो वन इधर बाहर एयर है, वन इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर वन, एक तो ये होगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे म्यू इंटू साइन आर टू बराबर वन इंटू साइन, ऐसे लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू, ये ऐसे आएगा। अब ई की वैल्यू हम आर टू के टर्म में निकाल सकते हैं, और आर टू प्लस आर वन का सम ए है, तो वहां से हम इसको आर वन के टर्म में चेंज कर लेंगे, फिर आर वन को आई के टर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये ई भी फाइनली आई के टर्म में आ जाएगा। और दिख रहा है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा रिलेशन आएगा। आपको उतना रिलेशन नहीं पूरा सॉल्व करना है, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो डेल्टा है ये पूरा आई का फंक्शन है, आई चेंज होगा तो डेल्टा चेंज होगा, ई भी अल्टीमेटली आई पे ही डिपेंड करता है। तो अगर मैं डेल्टा का आई के साथ ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आता है। ये कोई एक पर्टिकुलर एंगल आई नॉट से स्टार्ट होगा, उसके पहले पॉसिबल ही नहीं होगा, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं क्यों नहीं होगा वो भी हम समझेंगे। आई नॉट से स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे मैं आई बढ़ाता जाऊंगा डेविएशन कम होता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब ये डेविएशन एकदम मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट दिखाई गया। मिनिमम डेविएशन पे हमें मिलेगा आई और ई इक्वल हो चुके हैं। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन पे ये आई और ई इक्वल हो जाते हैं। देखिए ये सब आप पूरा प्रूव कर सकते हैं, पूरी रिलेशन लिखिए, मैक्सिमा मिनिमा लगाइए, या फिर आप डायरेक्ट ये रिजल्ट ऐसे ध्यान रखिए ना। तो मिनिमम डेविएशन पे आई और ई इक्वल हो जाएंगे, फिर जैसे जैसे मैं आई को बढ़ाता जाऊंगा ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा ना। ये डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ मैंने बनाया। तो अब देखिए यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डेविएशन देखो, मान लीजिए डेल्टा कोई एक डेविएशन है, तो उस डेविएशन के लिए अगर मैं एंगल देखूं तो दो एंगल है, एक एंगल आई और एक एंगल ई ना। ऐसे दो एंगल के लिए हमें सेम डेविएशन मिलेगा ना। ये अभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेल्टा का ग्राफ ड्रॉ कर, और मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई इक्वल होगा, ये आपको याद रखना है। अदरवाइज आप पूरा ये रिलेशन लिखिए, मैक्सिमम मिनिमम लगा करके सॉल्व करिए। अब देखिए अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम मैं कहां तक ले जा सकता हूँ? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म में कहां से जा सकता है? 90 डिग्री तक। देखिए इस डायग्राम में इस एंगल को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? ऐसे एकदम है, इसके पैरेलल एकदम ऐसे ग्रेजिंग इंसिडेंस। इससे ज्यादा तो आय नहीं बढ़ा सकता ना। तो ये इसलिए आय का ये जो ग्राफ होगा 90 डिग्री की तक हम ऐसे ग्राफ लेके आए। तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो 90 डिग्री पे डेविएशन और एक जो इनिशियल है, ये दो डेविएशन, दो एंगल पे ऐसे सेम डेविएशन मिल रहा होगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो सेम हो, और यही वाला डेविएशन हमारा मैक्सिमम हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डेविएशन के लिए मैक्सिमम जो होगा वो कब होगा? जब आई की सबसे छोटी वैल्यू हो। अब ये सबसे छोटी वैल्यू क्या वो अभी समझाऊंगा, या सबसे बड़ी वैल्यू वो कितनी है? 90 डिग्री। उस पे डेविएशन मैक्सिमम होता है, और जब मिनिमम होता है वहां पे केवल एक ही एंगल मिलता है, उस टाइम पर आई और ये दोनों सेम हो चुके हो। इनके अलावा बाकी आप ऐसे कोई भी जगह पे दिखा सकते हैं कि ऐसे दो अलग अलग एंगल पर ऐसे सेम डेविएशन। तो हम लोग एक तो जनरल कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन का डेविएशन फाइंड करना हो, या फिर मिनिमम, मोस्टली मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, बट आने को कुछ भी आ सकता है। तो हम ये एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक मिनिमम डेविएशन वाली सिचुएशन, फिर मैक्सिमम वाली, फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे उनमें इन जनरल डेविएशन वगैरह। तो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं, सबसे पहले मिनिमम डेविएशन कब हो रहा है वो कंडीशन लिख लेते हैं ना। मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब आई और ई इक्वल हो जाएंगे। मैक्सिमम कब होगा? जब आई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए या आई नॉट हो जाए। अब आई नॉट क्या है वो अभी आगे समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अब आई 90 डिग्री हो जाए अगर, या फिर उल्टा आई की जगह ई 90 हो जाए तो भी चलेगा। जब आई की वैल्यू आई नॉट होगी तो उस टाइम पे ई 90 आएगा। जब आई की वैल्यू पाई/2 होगी तो उस टाइम ई की वैल्यू आई नॉट होगी। तो ये सब चीजें समझेंगे हम लोग, बट अभी आप बस याद रखिए।
कि या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाए या एंगल ऑफ इमरजेंस 90 हो जाए, कोई भी एक हो जाएगा तो वहां पे डेविएशन मैक्सिमम। ये आपको बेसिक कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे R1 प्लस R2 का सम हमेशा ए होगा, आई प्लस ई का सम ए प्लस डेल्टा होगा, और डेल्टा मिनिमम के टाइम पे क्या कंडीशन है, आई और ई इक्वल होंगे, और डेल्टा मैक्सिमम में क्या कंडीशन है, या तो आई 90 डिग्री हो जाए या ई 90 हो जाए। नहीं, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब हम लोग पहली सिचुएशन पढ़ रहे हैं जब डेविएशन मिनिमम है। मिनिमम मतलब जहाँ पे आई और ई इक्वल होंगे। अब हमें पता है 1 इंटू साइन आई, जो स्नेल्स लॉ लगाया था हमने पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो बराबर होगा म्यू इंटू साइन R1, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए म्यू इंटू साइन R2 बराबर होगा 1 इंटू साइन ई। अब देखिए ये ई और आई इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म भी इक्वल आ जाएंगे उस टाइम पर, ये दोनों टर्म भी इक्वल आ जाएंगे। अब अगर ये दोनों टर्म भी इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब मिनिमम डेविएशन के टाइम पे R1 और R2 भी आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, आई और ई इक्वल होते हैं और R1 R2 इक्वल। अब अगर हम मान लेते हैं कि R1 R2 दोनों इक्वल हैं और उनकी वैल्यू कुछ R है, उनकी वैल्यू कुछ R है, तो उस सिचुएशन में हमें पता है R1 प्लस R2 का सम ए है, मतलब 2R इक्वल टू है, तो R हम कितना बोल सकते हैं, a/2। मिनिमम डेविएशन के टाइम पर R कितना आ रहा होगा, a/2, और I प्लस ई कितना होता है, a प्लस डेल्टा। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो मिनिमम डेविएशन के टाइम पर तो हम लोग ये देख रहे थे कि I प्लस ई बराबर होगा a प्लस डेल्टा, और मिनिमम डेविएशन के टाइम पे आई और ई इक्वल होंगे, मतलब 2i बराबर होगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम। अभी हमने डेल्टा को डेल्टा मिनिमम लिख दिया, तो आई कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई। तो ये सब हमें ऐसे अब चीजें ध्यान रखनी है कि हम आई ऐसे निकाल सकते हैं, आई और प्लस ई को 2i लिख देंगे और उससे आई निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 को ए लिख देंगे और उससे आर की वैल्यू a/2 निकाल लेंगे। अब ये दोनों चीजें पता चल गई तो हम इस इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, 1 इंटू साइन आई की जगह ये डाल देंगे, म्यू इंटू साइन R1 की जगह ये डाल देंगे। तो इससे हमें ना स्नेल्स लॉ में अब डाल दिया हमने, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर ऐसे। तो इससे हमें ये फॉर्मूला मिल गया, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई। ये हमारा मिनिमम डेविएशन के टाइम पे ही लगाना है, ये एक्सप्रेशन हर एक डेल्टा के लिए नहीं लगा सकते। जब मिनिमम डेविएशन आ रहा है प्रिज्म से, उस टाइम पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का एंगल और मिनिमम डेविएशन ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ रहे हैं मैक्सिमम डेविएशन में। मैक्सिमम डेविएशन के टाइम पे क्या हो रहा होगा, डेल्टा मैक्स कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री, या फिर ई की वैल्यू π/2 हो रही हो, जो हमने ग्राफ देखा था उसमें आई 90 हो रहा होगा। अब देखिए अगर आई की वैल्यू 90 है तो हम उस टाइम पे निकालना चाह रहे हैं कि ई की वैल्यू क्या है। अगर आई 90 है तो ई कितना है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा हमें यूज पड़ता है कि अगर कभी रेजिंग इंसिडेंस है तो बाहर कितने एंगल पे रे आएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला है फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन का, जो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, 1 इंटू साइन आई, आई कितना है 90 इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो यहाँ से साइन R1 की वैल्यू आ गई 1/म्यू। R1 एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल है, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस पे रे आएगी तो रिफ्रैक्ट होकर क्रिटिकल एंगल पे अंदर आएगी। फिर उसके बाद सेकंड सरफेस पे अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, पीछे हमने इक्वेशन लिखी उसी में वैल्यू डाल रहा हूँ, म्यू इंटू साइन R2 बराबर होगा 1 इंटू साइन आई। तो यहाँ से साइन ई इक्वल टू क्या, साइन आई नहीं साइन ई, साइन ई इक्वल टू क्या बोलेंगे, म्यू इंटू साइन आर। हमें ये ई निकालना है ना। अब देखिए हमें पता है R1 प्लस R2 का सम ए है, तो R2 की वैल्यू वहां से डाल सकते हैं हम लोग। हम लोग पता है कि R1 प्लस R2 का सम ए है, तो R2 की जगह लिख सकते हैं ए माइनस आर। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 यूज करें, तो 1 में ये वाली वैल्यू डाल दें, यहाँ पे डाल दिया, और इसको ओपन कर दे तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर हमें पता है साइन R1 की वैल्यू 1/म्यू थी, तो कॉस R1 कितना हो जाएगा, √1 माइनस 1/म्यू स्क्वायर का स्क्वायर, 1/म्यू का स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दी, फिर इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो साइन इधर करके हम ऐसे बोल सकते हैं ये। तो ये
आपको याद नहीं रखना है ये वैल्यू, वो अगर याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि ये यूज होता है अक्सर हमें। तो या तो आप ऐसे 2 बार तुरंत रिफ्रैक्शन यूज करके सॉल्व कर लीजिए, या अगर याद रख सकते हैं तो वो भी बेटर। ये जो एंगल है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एंगल है। अब देखिए ये क्या है, हमने देखा कि जब आई की वैल्यू 90 डिग्री था तो ई की वैल्यू कुछ आई नॉट आई। ऐसे सेम वे में उल्टा करें, अगर ई को 90 डिग्री कर दें तो आप देखेंगे उस टाइम पे आई की वैल्यू ये आएगी। सेम ऐसे फिर से सॉल्व करें, जिसको हम लोग कुछ आई नॉट बोल रहे हैं। तो ये क्या है, मिनिमम, इसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे कम होने पर पॉसिबल ही नहीं। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं, अभी आगे समझाता हूँ। बट आपको ध्यान रखना है, अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा इंसिडेंस का, तो दूसरे साइड का इमरजेंट आई नॉट हो जाएगा। या फिर उल्टा, अगर इधर से आई नॉट पे भेज रहे हैं इंसिडेंस पे, तो इमरजेंट 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये हमेशा आपस में इंटरचेंज है। तो ये मैंने कंडीशन दिखाई कि अगर आई की वैल्यू आई नॉट है तो ये निकलने के टाइम अब 90 डिग्री पे ऐसे निकल रहा होगा, इमरजेंट एंगल 90 होगा। फिर देखिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि आई, जब हम इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 × sin i और μ × sin r1। अब उसमें अगर आई बढ़ेगा, इस साइड का आई बढ़ेगा, तो ये r1 को भी बढ़ना पड़ेगा, तो आई और r1 हमेशा बढ़ेंगे। फ्रिज में देखिए ऐसे 2 जगह रिफ्रैक्शन होता है, तो एक जगह पर जो भी आई और आर है वो अगर बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। सेम वे में इधर भी, अगर इधर R2 बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, स्नेल्स लॉ। लेकिन अगर हम इधर और इधर का कंपेयर करें, इधर का अगर एंगल बढ़ेगा तो इधर का एंगल क्या होगा, तो वो हमेशा उल्टा होता है। इधर का एंगल आई बढ़ा तो इधर का एंगल ई कम होगा, इधर का एंगल आर कम होगा। इधर का आई बढ़ा मतलब इधर का R1 बढ़ा, इधर का सब बढ़ेगा, तो उस टाइम पे इधर का सब कम होगा। यही चीज मैंने यहाँ समझाई हुई है कि आई बढ़ाया तो R1 बढ़ गया। अब R1 प्लस R2 का सम तो कांस्टेंट रहेगा। अगर R1 बढ़ रहा है तो R2 कम होगा, R2 कम हो रहा है। अब R2 कम होगा तो स्नेल्स लॉ से हम बोल सकते हैं कि μ × sin R2 इक्वल टू 1 × sin E। तो R2 कम हुआ है तो E भी कम हो रहा है, तो ऐसे में तो ये ध्यान रखना है, I बढ़ेगा तो E कम होगा। अगर मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा, इसको बढ़ाऊंगा, तो E को कम होना पड़ेगा, ये उधर जाएगा। ये समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं अगर I को आई नॉट पे मान लीजिए है, इसको मैं कम करूं, अब कम करूं तो इसको बढ़ना पड़ेगा, बढ़ने की जगह है अब ये रिफ्रैक्ट होकर अब और कितना ये एंगल बढ़ सकता है, 90 से ज्यादा तो रिफ्रैक्शन एंगल आ नहीं सकता। तो अब यहाँ पे TIR होगा, तो इसका मतलब क्या है, आई से कम एंगल किया तो रे बाहर नहीं जाएगी फिर। तो इसलिए बाहर जाना है अगर, तो एंगल मिनिमम कितना होगा, आई नॉट। इसीलिए मैंने वहां पे ग्राफ में आई नॉट से 90 के बीच का ग्राफ बनाया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट से स्टार्ट होकर के 90 तक ही बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम तो कंडीशन है 90 तक जाएगा, मिनिमम पे भी कंडीशन है आई नॉट तक ही जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि अगर ये एंगल हमारा 90 है तो ये उस टाइम पे क्या हो चुका होगा, क्रिटिकल एंगल हो चुका होगा ना। ये दूसरा जो R2 होगा क्रिटिकल होगा, R2 क्रिटिकल होगा तो ये कितना हो चुका होगा, दोनों का सम R1 R2 का सम कितना होगा, A। तो अगर ये C है, ये तो ये कितना बोलेंगे, A माइनस। और जब ये A माइनस C है वो उस टाइम पे यहाँ आई नॉट हो रहा है। ये ऐसे एंगल मैंने बताया है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर इधर 90 तो ये क्रिटिकल एंगल हो चुका होगा। अब देखिए ये जो कंडीशन हमने समझी उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आई की वैल्यू आई नॉट से ज्यादा होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ई की वैल्यू 90 होगी या 90 से कम होगी ना। आई नॉट पे तो ये π/2 आएगा। अब आई को मैं बढ़ाऊंगा तो ई कम होगा, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, तो ई कम हो सकता है ना, कम होते होते वो 90 से 0 आ सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो जब भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट होगा या उससे ज्यादा होगा तभी रे प्रिज्म के बाहर जा पाएगी। अगर आपने आई को आई नॉट से कम कर दिया तो सेकेंड सरफेस पे TIR हो जाएगा और रे फिर बाहर नहीं आ पाएगी। सेकेंड सरफेस से नहीं आएगी, हो सकता है बॉटम से आ जाए, वो अलग चीज है, लेकिन सेकेंड सरफेस से नहीं आएगी। तो ये हमारी कंडीशन। ये सारी कंडीशन में लास्ट में मैं एक जगह अच्छे से लिखाऊंगा, बट अभी आप समझ लीजिए कि ये कंडीशन फ्रिज में एंगल आई नॉट से π/2 के, ये सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट से 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, तभी वे बाहर आ पाते। मैक्सिमम डेविएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू ए। जब आई की वैल्यू आई नॉट होगी तब डेविएशन मैक्सिमम होगा, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब आई आई नॉट होगा तो ई π/2 होगा। यहाँ पे अब ये वैल्यू डाल देंगे, अगर ये लिए वैल्यू ये सब गिवन है, म्यू वगैरह गिवन है, ये गिवन है, तो फिर ये ऐसे सॉल्व कर। म्यू की जरूरत नहीं है, आई नॉट पता है, ये पता है, तो हम ऐसे कर लेंगे।
या हम उल्टा भी कर सकते हैं, ई की वैल्यू अगर आई नॉट है तो उस टाइम पे आई की वैल्यू पाई बाई टू है, कोई भी एक को पाई बाई टू लेके तो दूसरे को आई नॉट लेके हम ऐसे मैक्सिमम डेविएशन निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा हुआ है, उस ग्राफ में मैंने जो ग्राफ बनाया था, क्या मैं पीछे जाके बना देता हूँ। देखिए ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है डेविएशन का आई के साथ, ये मैंने ऐसा सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं बनाया, ये ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये ग्राफ कैसा बनाया हुआ है मैंने, ये कुछ ऐसा है, इधर इधर देखिए थोड़ा ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है और इधर वर्टिकल है, थोड़ा इधर तेजी से नीचे आ रहा है फिर धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों है वो तो पूरा अगर हम उसकी एक्सप्रेशन लिखे तो समझ आएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये शुरू में आई नॉट से जब हम मिनिमम डेविएशन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ग्राफ तेजी से नीचे आया है फिर धीमे धीमे ऊपर गया है। इस कॉन्सेप्ट को कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करना पड़ता है कंपेरेबल स्टडी के लिए, तो ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल नहीं था ना, ऐसा है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म, प्रिज्म है लेकिन बहुत थिन है, थिन मतलब उसका जो प्रिज्म एंगल होगा, ये एंगल होगा ये बहुत कम होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे प्रिज्म को हम लोग थिन प्रिज्म बोलेंगे। तो उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर हम थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला हमने देखा हुआ था म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये म्यू की वैल्यू यहाँ लिखनी थी, थोड़ा सही से नहीं लिखा, म्यू इक्वल टू ये। अब देखिए ये इस फॉर्मूले को लगा करके हम डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अगर ये थिन प्रिज्म है तो ये ज्यादा डेविएशन भी नहीं कर पाएगा, जब ये प्रिज्म एंगल ज्यादा होता है तभी रे ज्यादा डेविएट हो पाती है, तो उस टाइम पे डेल्टा एम भी बहुत कम ही आता है, तो इन दोनों का सम बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे और यहाँ साइन ए बाई टू को ए बाई टू, बाई टू कट जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मिनिमम डेविएशन यहाँ से आ गया, इसको हम ऐसे इधर ले जा करके ऐसे लिख देंगे म्यू माइनस वन इंटू ए। अब देखिए ये जो मिनिमम डेविएशन है ये तो एक पर्टिकुलर केस हुआ कि जब मिनिमम डेविएशन वाले एंगल पे आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ई के इक्वल है, उस वाले सिचुएशन में ये डेविएशन। लेकिन जो अदर सिचुएशन है, आई की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, आई नॉट से लेकर के 90 के बीच, तो वो जो डेविएशन होंगे उन सब की वैल्यू भी लगभग इसके बराबर ही आएगी, क्योंकि जब प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होता है तो डेविएशन भी बहुत छोटा आता है। बहुत छोटी छोटी वैल्यू में बहुत छोटा कौन सा है वो हमने निकाला हुआ है, लेकिन बहुत छोटी छोटी वैल्यू भी लगभग सब सेम ही है, तो हम नॉर्मल लिख सकते हैं कि डेविएशन इक्वल टू ये, मतलब कभी भी डेविएशन निकालना है तो आप ये मत सोचो कि मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम या कौन सा, आप बस डेविएशन के लिए फॉर्मूला लगा, क्योंकि सब वहाँ बहुत कम होते हैं तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा। तो प्रिज्म एंगल के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है म्यू माइनस थिन प्रिज्म से डेविएशन के लिए डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू deviation by thin film will be very small, so minimum deviation will be approximately equal to deviation of any other case, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, अभी स्टार्टिंग के दो प्रॉब्लम जो होंगे वो मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप के हिसाब से बता रहा हूँ, उनको जो रिजल्ट आएगा वो हमें याद रखना होगा, तो फिर मैं सारे रिजल्ट अभी दोनों प्रॉब्लम के बाद एक जगह लिख के उनको बताऊंगा कि ये आपको याद है। और ये एक चीज देखिए यहाँ पे ये किया करिए आप हमेशा वीडियो में कि जब भी एक स्क्रीन पे जो भी लिखी हुई चीजें खत्म हुई, जैसे मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, तो आप पुराने और पिछले स्क्रीन पे जा करके पॉज करके चीजों को नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए अच्छे से। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें बताना है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल, क्या प्रिज्म एंगल पे भी कोई कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो भी रे इस पे आके गिर रही है
वो सेकेंड सरफेस से बाहर ना आ पाए। क्या ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है? तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने एक रे आई है फ्रिज में, इस फ्रिज एंगल पे क्या कोई कंडीशन है? हमने अभी देखा आई पे कंडीशन आ रही थी, तो हम देख रहे हैं फ्रिज में एंगल पे क्या कंडीशन। तो जैसे रे आई ऐसे यहाँ पे टकराई, अगर इसको बाहर नहीं आने देना है तो ये जो एंगल होना चाहिए R2, ये क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। जस्ट ग्रेटर भी होगा तो भी चलेगा, क्रिटिकल एंगल या उससे ग्रेटर होगा तो हम बोलेंगे कि सेकेंड सरफेस पे TIR। तो R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस हम ये है, और सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए R2 ग्रेटर देन। अब R2 की वैल्यू हमें पता है बहुत सारी हो सकती है, तो हम I को वैरी कराएंगे तो R1 वैरी करेगा, R1 वैरी करेगा तो R2 वैरी करेगा, तो R2 की बहुत सारी वैल्यू। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ से हमेशा TIR हो, तो मैं क्या सोचूंगा कि अगर R2 की सबसे छोटी वाली वैल्यू, अगर R2 की सबसे छोटी वाली वैल्यू भी C से ग्रेटर हो जाए, R2 की मिनिमम वैल्यू C से छोटी हो जाए, तो R2 की बाकी वैल्यू तो फिर C से बड़ी होंगी। R2 की सबसे छोटी वैल्यू अगर C से बड़ी हो जाए, चलो मैंने लास्ट टाइम छोटी बोला, R2 की सबसे छोटी वैल्यू भी अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी है, तो बाकी वैल्यू तो बड़ी आएंगी, तो TIR हो जाएगा। और R2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? A माइनस R2 की मिनिमम वैल्यू मतलब A माइनस R1 की मिनिमम वैल्यू। अब ये R1 की ये A माइनस R1 की वैल्यू मिनिमम कब होगी? इसमें A तो प्रिज्म एंगल है, वो तो एक बार प्रिज्म ले लिया तो कांस्टेंट है। जब R1 की वैल्यू मैं मैक्सिमम करूंगा तब A माइनस R1 मिनिमम होगा। अब R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? R1 की अगर वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इधर I मैक्सिमम चाहिए। I को अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो R1 I को बढ़ाते बढ़ाते 90 लाऊंगा। अगर ये 90 होगा तो ये C एंगल पे आएगा, क्रिटिकल एंगल। मतलब R1 की मैक्सिमम वैल्यू C हो सकती है, तो A माइनस R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? A माइनस। तो अगर A माइनस C से बड़ा हो, इसमें डाल दिया मैंने, मतलब प्रिज्म एंगल अगर 2C से बड़ा हो, तो कुछ भी हो जाए हमेशा सेकेंड सरफेस पे TIR होगा। ये कंडीशन है ना, अगर प्रिज्म एंगल 2C से बड़ा हो जाए तो आप किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे भेजिए, हमेशा सेकेंड सरफेस पे TIR होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में R2 की मिनिमम वैल्यू भी C से बढ़ी जाएगी। तो एक तो ये रिजल्ट आया ना, ये सारे रिजल्ट मैं अभी लास्ट में एक साथ लिखूंगा ना। फिर तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, रे विल नेवर कम आउट फ्रॉम सेकेंड सरफेस व्हाट एवर बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रिज्म एंगल पे क्या कंडीशन हो so that whatever be angle of incidence they will come out from second circle। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था कि बाहर नहीं आने देना है, इस बार क्या है कि बाहर आना ही चाहिए, हमेशा बाहर है। तो इसके लिए प्रिज्म एंगल पे क्या कोई कंडीशन हो सकती है, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। फिर से वही सेम डायग्राम। अब अगर आपको क्या चाहिए कि ये रे बाहर आए, अगर ये बाहर आए तो R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा C से छोटी होनी चाहिए या C के इक्वल होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल तक वो बाहर आ सकता है, तो R2 की वैल्यू हमेशा C से छोटी होनी चाहिए। अब R2 की वैल्यू, हर एक वैल्यू C से छोटी होगी, वो कब होगा? जब R2 की सबसे बड़ी वैल्यू C से छोटी हो। अगर सबसे बड़ी वैल्यू C से छोटी होगी तो बाकी वैल्यू तो छोटी होंगी। तो R2 की मैक्सिमम वाली वैल्यू भी अगर C से छोटी हुई तो हम बोल सकते हैं हमेशा R2 C से छोटा होगा। अब R2 क्या होता है? A माइनस R1। अगर मुझे R1 की इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसमें ये टर्म कांस्टेंट है, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। अब R1 मिनिमम कितना हो सकता है? अगर रे इस पे ऐसे जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आए, नॉर्मल आए ऐसे ना, परपेंडिकुलर रे आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, तो ऐसे सीधे आएगी, तो उस केस में R1 जीरो हो जाएगा। तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? A माइनस R1 में R1 को जीरो डाल दें, मतलब A ना, A आएगी। तो अगर A की वैल्यू अब हम यहाँ पे डाल देंगे इस जगह पर, तो A ना ये जीरो होगा, तो A लेस देन इक्वल टू C। मतलब अगर प्रिज्म एंगल क्रिटिकल एंगल के से छोटा है या उसके इक्वल है, तो कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रे हमेशा बाहर आएगी। तो अब आपको लग रहा होगा क्या क्या कंडीशन हो गई, अब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अब मैं सारी कंडीशन एक साथ लिखूं। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर A की वैल्यू C से छोटी है या इक्वल है तो हमेशा बाहर आएगी। अगर A की वैल्यू 2C से बड़ी है, यहाँ ध्यान रखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, तो कभी बाहर नहीं आएगी। तो फिर आएगी कब? तो उसके लिए क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या रोल है इसमें, किस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल है? वो कब आएगा? जब A की वैल्यू C और 2C के बीच में होगा।
अगर सी से बड़ा हुआ और 2c से छोटा हुआ, 2c से बड़ा हो गया तो कुछ हो ही नहीं सकता, सी से छोटा हो गया तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई रोल नहीं। लेकिन अगर सी टू सी के बीच में है, तो वहां पर अब होगा कि आई कितना है। अगर आई की वैल्यू आई नॉट, याद करिए वो जो मिनिमम वाला एंगल है, उससे बड़ा हुआ तो रे बाहर आएगी, अगर उससे भी छोटा किया तो फिर रे बाहर नहीं। तो ये पूरी हमारी कंडीशन है जो हमें याद है। सी से छोटा होने पे हमेशा आएगा रे बाहर, प्रिज्म एंगल अगर सी से छोटा है। टू सी से बड़ा हुआ तो कभी नहीं आएगा। और प्रिज्म एंगल जब सी और टू सी के बीच में है तो हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। पीछे जो मैंने ग्राफ वगैरह बनाया वो सब थर्ड सिचुएशन के लिए था, इस सिचुएशन के लिए था, प्रिज्म एंगल सी टू सी के बीच में था, उस सिचुएशन के लिए मैंने पीछे ग्राफ वगैरह बनाया। ध्यान है ना, आई नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आई की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, आई नॉट। उससे कम होने पर रे बाहर नहीं आती ना, आई नॉट से बड़ी होगी तो ठीक है चलेगा, आई नॉट से 90 डिग्री के बीच में बाहर आएगी। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ के रखें। तो देखिए प्रिज्म में कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है। अब हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसे उसमें एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि एक ये सिचुएशन दी हुई है, इसमें हमें ये थीटा फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है √2, ये प्रिज्म है, इसका प्रिज्म एंगल ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये एंगल 90 है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रिज्म वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से दो रे आ रही हैं और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जा रही है, तो ये थीटा कितना, ये एंगल हमें। देखिए यहाँ पे इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर आई है ना, ये गिवन है कि ये 90 डिग्री, तो ये तो सीधे निकल जाएंगे क्योंकि 90 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो यहाँ तक आ जाएगी। फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो हम देखिए ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट होके जाएंगे, ये भी ऐसे रिफ्रैक्ट होके, सिमेट्री से दोनों में सेम ही होगा, सब कुछ ये सेम है। तो ये अगर ये सीधे जा रही थी रिफ्रैक्शन के बाद इधर गई तो हम इसको ही बोल सकते हैं ये हमारा डेविएशन एंगल। सेम वे में इधर से सीधे ऐसे जाती है बट रिफ्रैक्ट होकर इधर गई तो ये डेविएशन। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये एंगल अगर 120 है और ये देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, वो गिवन है प्रॉब्लम, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये देखिए 90 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 60। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। अगर ये मतलब पूरा ये एंगल 90 है, इसमें इतना 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30। अब ये एंगल 30 है, मतलब जब हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पे कितना है 30। और बाहर का हमें ये एंगल देखना है, बाहर नॉर्मल के साथ ये जो पूरा रहे वो इमर्जेंट है एंगल है ई। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो R2 30 डिग्री हो गया यहाँ पर, और ई की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 30, और बाहर एयर है 1 इंटू साइन, तो ई 45 आया। ई मतलब ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, और हमें पता है कि ये 30 है तो ये अपोजिट एंगल भी कितना होगा 30 ना केवल, और ये पूरा 45 है तो डेविएशन कितना आएगा 45 माइनस 30, 15 डिग्री, इतना डिग्री डेविएशन होगा। तो ऐसे 15 डिग्री पे डेविएट हो रहा होगा, ये डेल्टा हो गया। अब ये डेल्टा है तो ये ऐसे ये एंगल भी डेल्टा ही आएगा। सेम वे में यहाँ पे वही सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही होंगी, आप सॉल्व करिए या डायरेक्ट लिख लीजिए, ऐसे डेल्टा है तो ये भी डेल्टा, तो टोटल ये एंगल कितना है इनके बीच का 2 डेल्टा। हमें थीटा बताना था, डेल्टा की वैल्यू 15 है, मतलब थीटा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है प्रॉब्लम सबको क्या है। अब और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए जिसमें हमें बताना है एक मिरर है जिसका ये सरफेस हमने सिल्वर्ड कर रखा है ना? ये सॉरी एक प्रिज्म है जिसका एक सरफेस हमने सिल्वर्ड कर रखा है। तो हमें बताना है कि हम कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस वाले सरफेस से रे भेजें कि वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले। रिट्रेस कब होगा, जब रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर वाले सरफेस को परपेंडिकुलर गिरे। अगर परपेंडिकुलर गिरेगी तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, मतलब हमारा यहाँ के लिए हम बोल सकते हैं R2 कितना हो गया 90, सॉरी 0, नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर गिरा मतलब नॉर्मल के साथ एंगल 0 है, R2 हमारा 0 है। अब R2 0 है तो R1 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हमेशा 30 होगा। ये देखिए यहाँ देखिए कि रे बाहर आया या नहीं आया, R1 प्लस R2 का सम हमेशा 30 होता है। तो अगर R2 0 है तो ये R1 ये एंगल कितना आएगा 30। आप ये ज्योमेट्री से भी सोच सकते हैं, ये 90 है, ये हमें 30 दिया है तो ये कितना होगा 60, और ये पूरा नॉर्मल है, ये जो हमने ड्रॉ किया नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना आएगा 30। अब यहाँ का एंगल पता चल गया तो आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए यहाँ पर। तो
R2 0 है तो R1 प्लस R2 ये, इससे हमने R1 निकाला। फिर स्नेल्स लॉ लगा दिया, 1 इंटू साइन आई, और म्यू म्यू कितना है, √2 इंटू साइन 30। तो इससे आई की वैल्यू आ जा रही है 1/√2, मतलब आई की वैल्यू 45। 45 पे अगर रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर जाएगी, फिर टकरा के वो पाथ रिट्रेस करते हुए ऐसे वापस लौट आएगी। ठीक है, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करने हैं, अभी कई सारे मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किए हुए हैं, अब देखते रहिए। कॉन्सेप्ट बस इतना ही। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ग्लास सच दैट रे विल रिटर्न एंटी पैरेलल एज शोन इन फिगर। फिगर क्या है, देखिए ये फिगर है, इसमें एक रे ऐसे आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन एंटी पैरेलल आ रही है, और इसमें हमें ये प्रिज्म एंगल में ये एंगल बी 90 डिग्री गिवन है ना, ये एंगल 90 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि, हाँ ये लिखा है ना एंगल बी 90 डिग्री है, इसमें ए और डी ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि इक्वल है या अनइक्वल है, तो आप जनरल लेके चलेंगे कि कुछ भी हो सकता है, इक्वल अनइक्वल। तो अब देखिए मुझे क्या है कि यहाँ पे म्यू कितना रखा जाए कि रे यहाँ आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चले। तो वो कब होगा, जब यहाँ पर जो यहाँ पे टी आई आर हो, फिर यहाँ पे टी आई आर हो, दोनों जगह जब टी आई आर होगा तब जाकर के ऐसा हो पाएगा। अब यहाँ पे टी आई आर कब होगा, देखिए यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो यहाँ तो अंदर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये जब अंदर आया तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा अगर वो क्रिटिकल से बड़ा हुआ, अब ये एंगल आएगा कितना, ये अगर एंगल ए है ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है तो ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये ए है ये 90, तो ये 90 माइनस ए आएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए ना, वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ए, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है, ये एंगल ए आएगा। सेम वे में अगर ये ऐसे जा रहा है तो आप निकाल सकते हैं ये कुछ डी होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस डी, और ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस डी, तो इतना हमारा डी आ जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे टी आई आर चाहिए तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे ये बी दिखाया है मैंने कि 90 है, और ए बी डी तीनों का सम कितना है 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस डी कितना होगा 90। तो ये हमें ध्यान रखना है, आगे जरूरत पड़ेगी। अब हमें टी आई आर चाहिए तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सी, साथ में यहाँ भी टी आई आर चाहिए तो डी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। अब डी की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं इस इक्वेशन से, डी की लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये एक इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हम बोल सकते हैं कि 90 ग्रेटर देन 2c, मतलब c क्या होना चाहिए लेस देन 45, मतलब यहाँ पर c की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जस्ट इक्वल टू 45। इक्वल टू मतलब यहाँ पे 45 के टेंडिंग टू एकदम इक्वल है ऐसा दिया है। तो अगर क्रिटिकल एंगल की हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई 45, फिर हमें पता है कि अगर इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो क्रिटिकल एंगल और म्यू में क्या रिलेशन होगा, साइन सी इक्वल टू कम वाला अपॉन ज्यादा वाला, ये एयर में है ना तो एयर का कम अपॉन ज्यादा क्या है म्यू। तो देखिए म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/c। अगर म्यू की मुझे मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है तो मैं इसकी वैल्यू क्या डालूंगा, सी की मैक्सिमम डालूंगा, मैक्सिमम कितनी है 45, तो ये डालूंगा तो इससे म्यू की मुझे मिनिमम वैल्यू आएगी। म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है √2, और म्यू √2 है या उससे कम है तो उस सिचुएशन में हमेशा यहाँ जो एंगल्स आएंगे वो क्रिटिकल एंगल से बड़े आएंगे और हमेशा टी आई आर, यहाँ पे ये ऐसे परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन फिक्स किया गया है ना तब ऐसा होगा। इस बार देखिए हम आई को नहीं वेरी करा रहे थे, आई फिक्स कर दिया और म्यू को वेरी करा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो ये म्यू की मिनिमम वैल्यू। और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कोई ऐसा ट्रायंगल ए बी सी है, इस पे एक रे आ रही है पी क्यू, और आफ्टर रिफ्रैक्शन गई और यहाँ उसका टी आई आर हो गया और इधर से बाहर है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है कि फिगर शोज द पाथ ऑफ रे थ्रू इक्वी एंगुलर ग्लास प्लेट, ये इक्विलेटरल है ना, सारे एंगल 60, इट इज इंसिडेंट ऑन द फेस एसी, एसी ये एसी नहीं ए बी होगा, सॉरी सॉरी एसी एट क्रिटिकल एंगल, हाँ सही लिखा है, स्पेस एसी पे आने के बाद क्रिटिकल एंगल पे आया हुआ है,
और एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे। अब देखिए ये पूरी जो पीक्यू रे आई थी बाद में एसटी के डायरेक्शन में गई बात, तो पूरा जो डेविएशन आया वो कितना आया 108 डिग्री, ये 108 डिग्री है ना, 108 डिग्री का टोटल डेविएशन है। तो हमें बताना है यहाँ पे इस प्रिज्म के ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, प्रॉब्लम सबको क्लियर है। हमें यहाँ टोटल डेविएशन दे दिया गया। यहाँ देखिए टोटल कितने इवेंट हुए हैं, 3 इवेंट हुए हैं। एक इवेंट है रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। तो हर एक इवेंट का डेविएशन निकाल के हम साइन के साथ ऐड करेंगे तो टोटल डेविएशन आ जाएगा। तो टोटल डेविएशन 108 डिग्री है, तो हमें प्रिज्म का म्यू बताना है। तो अब देखिए हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ देखिए साइन 24 डिग्री जरूरत पड़ेगी तो उसकी वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे ये मैंने सिचुएशन सारी दिखा दी फिर से। ये पीक्यू रे आ रही है, फिर इधर क्रिटिकल एंगल पे आई, फिर आप यहाँ पर आई और ऐसे एस के लॉन्ग भाग गई। अब देखिए यहाँ पर ये अगर प्रिज्म एंगल ए है, ये मान लीजिए आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अगर देखिए ये क्रिटिकल एंगल है तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, सी। तो R1 कितना आएगा, ए माइनस सी, क्योंकि R1 प्लस R2 दोनों का सम कितना होना चाहिए, ए। तो ये ए माइनस सी होगा। अब देखिए पहली बार में डेविएशन कितना बोलेंगे, ये रे इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन फाइनली इधर गई, तो ये अपने पास से इतने एंगल से ऐसे रोटेट हो गई क्लॉकवाइज। तो ये डेल्टा वन पहली बार का डेविएशन है। और निकालेंगे कैसे, ये पूरा देखिए एंगल आई है और ये अपोजिट एंगल भी पूरा आई है, इसमें से ये ए माइनस सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा वन आ जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन में कितने का डेविएशन होता है, ये जाने का डायरेक्शन था, ये इधर को गई, दोनों में देखिए फिर से क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज है, इधर भी क्लॉकवाइज डेविएशन। रिफ्लेक्शन में डेविएशन क्या होता था, पाई माइनस 2i। आई कितना है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सी। तो इसका मतलब पाई माइनस 2c। फिर जब देखिए यहाँ आएगी, अगर ये एंगल सी है, तो अब देखिए जब इन इन दो सरफेस के बीच में रे आ रही है तो हम इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस पकड़ सकते हैं, ये दोनों। और ये प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल अब भी ए है ना, क्योंकि इक्विलैटरल है। अब अगर इधर से नॉर्मल के साथ वो सी एंगल पे आ रहा है तो इधर एंगल क्या बनेगा, ए माइनस। इन दोनों एंगल का सम ये होगा, ए। ये सी लिखा है लेकिन वही ए के बराबर है ना, सब 66 को कैपिटल ए से। अब जैसे इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो अगर यहाँ पे अंदर का एंगल ए माइनस सी है तो बाहर का आई आया, तो वैसे यहाँ अंदर ए माइनस सी तो बाहर का फिर से एंगल आई आएगा स्नेल्स लॉ से। अब रे क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा ऐसे। तो अभी आने का डायरेक्शन ये था और ये इधर गई, तो ये हमारा डेविएशन हो जाएगा इतना। और ये पूरा एंगल देखिए जो है ये हमारा कितना है, आई है। और उसमें अगर हम इतना एंगल केवल देखें तो वो ए माइनस सी है, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, आई माइनस ए माइनस। डेविएशन रिफ्रैक्शन में हमेशा कितना होता है, आई माइनस आर, जिसमें बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला ना, हमेशा ऐसे लेते हैं। मॉड लगा के लिख लीजिए, फिर डायरेक्शन अलग से देखिए। यहाँ सबका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो सबको सीधे ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। अब वही यहाँ पे वही हम लोग सिमेट्री वगैरह यूज करेंगे, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं टोटल डेविएशन हमें पता है कितना है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा वन टू प्लस डेल्टा थ्री। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये कितना एंगल हो जाएगा, पहला वाला डेल्टा वन, तो ये आई माइनस ए माइनस, फिर दूसरा कितना होगा 180 माइनस 2i, आई कितना था, तीसरा डेविएशन फिर वही आएगा आई माइनस ए माइनस, ए माइनस सी आर है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला। तो इनको सॉल्व कर लिया गया तो ऐसे आया। इसमें देखिए हमें ये जो ए है प्रिज्म एंगल वो तो पता है, वो यहाँ डाल देंगे तो उससे आई की वैल्यू आ जाएगी, आई कितना हो जाएगा 24 डिग्री। अब इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू वन इंटू साइन आए और म्यू इंटू साइन आर, तो उससे म्यू की वैल्यू ऐसे सॉल्व हो जाएगी। आर में ध्यान रखिए, आर की में जब लिखेंगे तो ए माइनस सी, सी कितना होगा, तो म्यू इक्वल टू 1/sin c। तो यहाँ थोड़ा आपको ओपन करके थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने सॉल्व किया था, आप कर सकते हैं। तो पूरा टाइप नहीं किया मैंने, कॉपी पे मैंने करके देखा आ रहा है, ये सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सम में क्या है, ये फिगर देखिए क्या है। ऐसे ये कुछ ग्लास का शेप दिया गया है जिसमें ये डॉटेड लाइन केवल ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ अलग से अलग नहीं है ना, ये पूरा एक ही ग्लास का पूरा है।
एक शेप दिया गया। तो इसको आप ऐसे दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, एक ये प्रिज्म है और एक ये प्रिज्म है। ये एंगल्स आपको दिए गए हैं, कोई रे यहाँ बाहर से आई है और ये ए बी के अलॉन्ग गई है, इसके पैरेलल, इस सीडी लाइन के पैरेलल ए बी कोई रे आई है। तो हमें यहाँ बताना है कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है, एंगल बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल डायरेक्शंस इन एयर में क्या क्या गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म shown in figure is 1.5. A ray of light enters the prism at point A, यहाँ पे एंटर की कुछ ऐसे आई होगी और फिर ऐसे होगी, एंड follows in the prism the path AB, फिर उसके बाद उसने AB पाथ फॉलो किया which is parallel to the line CD, CD के पैरेलल है। तो हमें बताना है एंगल बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल डायरेक्शंस इन एयर। डॉटेड लाइन केवल ये कंस्ट्रक्शन समझाने के लिए दिया गया, वहां अलग से कुछ ऐसा मीडियम अलग नहीं हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि क्या क्या होगा। रे ऐसे आने के बाद अब यहाँ से बाहर जाएगी या TIR होगा, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्रिटिकल एंगल देखना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देखना है। यहाँ पे ये सब चीजें मैंने बनाई है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये नॉर्मल है तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो पूरा ये 90। ये कुछ हमने मानना आई एंगल पे आ रहा है। सेम वे में ये 45 है तो ये 45 आएगा, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल भी 45 आएगा, ये पूरा 90 नॉर्मल। तो सेकेंड सरफेस पे जब वो आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45। अब मुझे चेक करना है कि ये जो 45 है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है। उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, ये मैंने लिखना रह गया क्रिटिकल एंगल वाला पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखिए कैसे चेक कर सकता हूँ। क्रिटिकल एंगल यहाँ पे कितना आएगा, देखिए म्यू कितना दिया था 1.56 ना, 1.56। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा 1/μ, मतलब 1/1.56 ये आया। और अगर मैं अभी 45 देखूँ, 45 पे जब आया है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/√2। 1/√2 को क्या लिखूंगा, 1.414। अब देखिए अभी ये दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। दिख रहा है इसका जो नीचे वाला पार्ट है छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, मतलब अभी 45 सी से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, TIR होगा सेकेंड सरफेस पे ना, 45 सी से बड़ा है तो ये रेंज आने के बाद TIR होगा। अब TIR होगा तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो ये भी 45 आएगा। अब अगर ये 45 आएगा, ये 45 है, ये 45, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब अगर ये 45 है और ये एंगल भी 45 है तो ये रे यहाँ पे क्या आएगी, 90 डिग्री पे आएगी। ये चीज यहाँ पर दी हुई है, इसको पहले रब कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ऐसे आएगी 90, और देखिए ये रे भी क्या है, इस लाइन के साथ 90 पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये ऐसे आ रही है, तो ये 60 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल 60 होगा। तो यहाँ नॉर्मल के साथ एंगल कितना आ जाएगा, 30 ना, ये पूरा 90, तो ये 30 हुआ। अब देखिए यहाँ शुरू में ये एंगल भी कितना आया था, 30। तो अगर ये 30 है, अंदर का एंगल जब 30 है तो बाहर का एंगल आया है स्नेल्स लॉ से, तो फिर वही चीज होगा, यहाँ का एंगल आई है, ये आर अगर 30 है तो आई फिर स्नेल्स लॉ से वही सेम आएगा जो यहाँ पर है। अब ये टोटल डेविएशन अगर मैं लिखूं तो देखिए यहाँ पे डेविएशन कितना था, रे इधर जा रही थी फिर इधर को चली गई ना, क्लॉक वाइज। यहाँ पे ऐसे जा रही थी फिर इधर आई, ये भी क्लॉक वाइज, और यहाँ पे देखिए ऐसे जा रही थी इधर गई, तो ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो ये दो डेविएशन मैं ऐड करूंगा और ये वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा, और डेविएशन होगा कितना, रिफ्रैक्शन के टाइम पे I-R फॉर्मूला लगाऊंगा, और रिफ्लेक्शन के टाइम पे 5-2i, तो 180 - 2i। तो मैंने यहाँ वही फॉर्मूला लगाया I-R। अब I बड़ा होगा, यहाँ R छोटा होगा ना, डेंसर मीडियम अंदर है तो अंदर के एंगल छोटे होंगे, बाहर के एंगल बड़े होंगे, इसलिए स्नेल्स लॉ में I-30 यहाँ, फिर π-2i, फिर बाहर जब निकल रहा है फिर से I-R, और ये अपोजिट था, इस बार एंटी क्लॉकवाइज था तो इसको सब्ट्रैक्ट, मैग्नीट्यूड सबका मैंने अलग लिखा और सबको डायरेक्शन के साथ ऐड किया। तो इससे डेल्टा आया 90, टोटल डेविएशन 90 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इनिशियल
रे थी और ये इमर्जेंट रे, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये परपेंडिकुलर मिलेगी। टोटल इनमें 90 का डेविएशन है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक ऐसे ट्रायंगल है, इस पे ऐसे वर्टिकली पैरेलल बीम आ रही है और यहाँ से TIR होके जा रही है। तो ये जो ऐसे रेज जा रही हैं, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये हमें बताना है। अगर प्रिज्म एंगल फाई है तो फाई और थीटा में हमें रिलेशन बताना है। यहाँ दे दिया गया है कि बाहर वाले सरफेस पे TIR हो रहा है, यहीं से TIR हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ना, इसमें प्रिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा यूज नहीं है। तो सॉल्व हम देखिए ऐसे कर लेंगे। हमने ये प्रिज्म बना दिया, यहाँ पे रे के पैरेलल यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ये एंगल फाई 1 ले लिया, ये फाई 2। तो फाई 1 फाई 2 का सम मिलके कितना होगा, फाइव। ये जो पूरा प्रिज्म एंगल होगा फाइव। अब देखिए अगर ये फाई 1 होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये भी फाई 1 होगा, ये दोनों वर्टिकल लाइन से ऐसे आ रही है। अगर ये फाई 1 होगा, अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये पूरा एंगल 90 है, ये फाई 1 है तो ये 90 माइनस फाई 1 हो जाएगा। तो मतलब इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है तो डेविएशन कितना होगा, डेल्टा 1 हम निकाल सकते हैं, पाई माइनस 2i1। सेम वे में ये रे आकर के इधर गई, तो इसका डेविएशन कितना हुआ, पाई माइनस 2i। और दोनों के बीच के एंगल के लिए क्या करोगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऐड कर लेंगे। ये वर्टिकल से इधर डेल्टा 1 है, ये वर्टिकल से इधर डेल्टा 2 है, दोनों के बीच का एंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो यहाँ पर डेल्टा 1 क्या होगा, डेविएशन पाई माइनस 2i, आई की वैल्यू डाल दी, ये इधर के लिए पाई माइनस 2i। चलिए ये पाई पाई 2 पाई हो गया, I1 प्लस I2 एक साथ हो गया। I1 I2 की अगर मैं वैल्यू डालूंगा, ये I1 I2, I1 कितना है 90 माइनस फाई 1, ये 90 माइनस फाई 2, दोनों ऐड करूंगा तो कितना होगा 180 माइनस ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 प्लस फाई 2 को फाई, आप कर लेंगे बेसिक, ये तो मैथ्स है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, मतलब यहाँ पे ये जो दोनों रेज जा रही है इनके बीच का एंगल जो है वो 2 पाई आ रहा है, मतलब प्रिज्म एंगल फाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या है, इसका पहले डायग्राम भी देख लेते हैं। अच्छा डायग्राम नहीं है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म हैज अ फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एक फेस सिल्वर्ड कर दिया गया है। अब इस पे कोई लाइट नॉर्मली आ रही है ऑन वन ऑफ द इक्वल फेस, एक फेस पे नॉर्मली आके गिरी और फिर प्रिज्म के अंदर 2 बार वो रिफ्लेक्ट हुई और फिर बेस से नॉर्मली निकल गई। तो हमें अब बताना है प्रिज्म एंगल क्या होगा। तो इस सिचुएशन को मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा दिया। ये मान लीजिए आइसोसेलेस है, तो ये दो एंगल सेम ले लिए, ये दोनों साइड इक्वल है और इसको सिल्वर्ड कर दिया। तो दूसरे वाले जो इक्वल साइड है इस पे नॉर्मली रे आ रही है, तो सीधे अंदर चली जाएगी, यहाँ टकराएगी फिर कहीं इधर टकराएगी फिर सीधे नीचे से 90 डिग्री ये दिया है। तो हमें प्रिज्म एंगल ए बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे सब बेसिक बेसिक आपको ज्योमेट्री लगा देनी है, नॉर्मल ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी डिफ्रैक्शन और प्रिज्म वगैरह का कोई यूज नहीं है। ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, ये ए है तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, अगर इधर का एंगल 90 माइनस ए है तो ये ए आ जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ए हो जाएगा। अब ये पूरा 2 ए हो गया, ये 90 है तो ये एंगल बोल सकता हूँ 90 - 2 है। अब अगर ये 90 - 2 होगा तो ये भी 90 - 2 होगा। रिफ्लेक्शन के टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, साथ में जो सरफेस के साथ एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 90 - 2 है, ये एंगल कुछ थीटा है ना, ये हमने ये दोनों एंगल थीटा माने हैं। ये अगर 90 - 2 है और ये नॉर्मली ऐसे नीचे को गई है, ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना आएगा, ये एंगल और इन दोनों का सम भी 90 आएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे सॉल्व कर, हमें पता है कि 2 थीटा, ये थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस ए, तीनों एंगल का सम 180 है, तो यहाँ से थीटा निकाल लिया। फिर यहाँ से इन दोनों एंगल का सम 90, थीटा प्लस 90 - 2 का सम 90, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दी इस इक्वेशन में, तो इससे ए की वैल्यू आ गई 36। बेसिक ज्योमेट्री टाइप का प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट देखिए, अब ये अब हमारा एक लास्ट प्रॉब्लम है, जिसमें देखिए ऐसे एक प्रिज्म रखा हुआ है कोई लिक्विड सरफेस पे, प्रिज्म ग्लास का है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, लिक्विड का म्यू एल है,
लिक्विड सरफेस के पैरेलल ऐसे यहाँ से एक रे आ रही है और अंदर आने के बाद यहाँ TIR होता है, फिर बाहर निकल जाता है। ये आइसोसेलेस ये भी ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, म्यू जी म्यू एल थीटा को रिलेट करते हुए ये कुछ कुछ ऑप्शन दिए। तो हमें देखिए बस इसमें क्या कंडीशन लगानी है, यहाँ पे देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ये TIR हो जाएगा ऐसे, तो हमें यहाँ पर यहाँ का एंगल निकाल के ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करना है। तो मैंने यही कर दिया, ये माना मैंने ये थीटा एंगल दिया है, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, तो नॉर्मल ये इतना एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन मान लिया ये एंगल आर है ना, ये रेड वाली लाइन नॉर्मल है, ये आर है, और ये पूरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा में से आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये वाली लाइन एक्सटेंड की है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल लाइन थी, ये एंगल 90 होगा। ये एंगल देखिए हमने निकाल लिया, ये 90 है, तो ये एंगल निकाल लूंगा, थीटा प्लस आर है। ये थीटा प्लस आर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन है, प्लस यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा 1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर, तो ये इससे एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ से लिख दूंगा थीटा प्लस आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दोनों तरफ साइन ले लूंगा, फिर साइन सी की वैल्यू डाल दूंगा। साइन सी क्या होगा, म्यू ऑफ लिक्विड अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। TIR हुआ है मतलब कहाँ पे होगा, TIR हमेशा किधर होता है, डेंसर टू रेयरर ना, रेयरर लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये डेंसर मीडियम, लिक्विड रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम। तो म्यू ऑफ लो कम वाला म्यू अपॉन ज्यादा वाला म्यू लगा। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, आप इसको ओपन करिए, साइन आर की वैल्यू यहाँ से डालिए, कॉस आर की वैल्यू साइन आर से निकाल के डालिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाली रिजल्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए जो था वो वाला आ जाएगा। तो ये सारा हमने प्रिज्म के लिए किया। अब ये करने के बाद आपको एक्सरसाइज 1 का प्रिज्म वाला सेक्शन, मतलब सेक्शन डी 1 और 2 दोनों का सेक्शन डी आपको पूरा कर लेना है। प्रिज्म में देखिए अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट वाली सारी चीजें हमने देखी है, हमें इसमें अगर व्हाइट लाइट का क्या होगा, एक से ज्यादा कलर की लाइट होंगी तो क्या होगा वो देखना है। वो एक्चुअल में एडवांस के सिलेबस में नहीं है, वो केवल मेंस के सिलेबस में है, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो कॉर्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन और लेंस, ये कराने के बाद फिर मैं डिस्पर्सन बाय प्रिज्म कराऊंगा, जिसमें एक से ज्यादा कलर की लाइट कैसे डिस्पर्स होंगे, अलग अलग कैसे होंगे ये देखना रहेगा। तो प्रिज्म अब हमारा कंप्लीट हो गया है, बस डिस्पर्सन बचा है, जो मेंस का टॉपिक है वो लास्ट में करेंगे। तो अब हमारा 3 से 4 लेक्चर मैक्स टू मैक्स में ये पूरा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। आपको होमवर्क क्या है इस वीडियो के बाद में, सेक्शन डी करना है प्रिज्म वाला एक्सरसाइज 1 और 2 का, मैं होमवर्क बुक पे भी डाल दूंगा। तो अब एक बार अच्छे से नोट्स कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ट्राई करिए। ओके।